हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। राजस्थान एपीओ का माइनर एक्ट की सीरीज चल रही थी, जिसमें ये नेक्स्ट सीरीज में राजस्थान आबकारी अधिनियम आज पढ़ना है। तो ठीक है, राजस्थान आबकारी अधिनियम। तो सबसे पहले ये एक्ट कब का, 1950 का है, ये याद कर लो। ये कब है, 1950 का एक्ट है। 1950 का कौन सा एक्ट नंबर है, किस एक्ट, कौन सा है एक्ट नंबर, कितना है इसका, एक्ट नंबर इसका दूसरा है। ये एक्ट नंबर याद कर लेना, ठीक है। प्लस उसके बाद अभी इसमें कुल कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। कुल कितनी धाराएं हैं, 75 धाराएं हैं। अब आ जाओ, अधिनियम 1 में क्या है, प्रारंभिक है, धारा 1 से 7 तक का उल्लेख किया गया। 1 to 7 चैप्टर 1 में ही नॉर्मली इतनी डिफिनीशन नहीं होती चैप्टर 1 में, प्रारंभिक में, लेकिन इसमें राजस्थान आबकारी अधिनियम में 1 to 7 चैप्टर हैं। अब आ जाओ सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज समझने वाली है नहीं। तो अब आ जाओ, क्या कहता है, इसका क्या नाम है, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950। इसका क्या नाम है, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान में है। तो इसका ये मत मार के चले आना कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। कहाँ है, संपूर्ण राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ये कब बना, तो ये 20 मार्च को बना, 20 मार्च 50 को बना, ठीक है, 1950 को बना। इसके 11वें दिन यानी कि 1 अप्रैल से ये क्या हुआ, 1 अप्रैल से ये लागू हो गया। तो यानी कि 20 मार्च को बना और 11वें दिन 1 अप्रैल 1950 से ये क्या हो गया, लागू हो गया। तो आई होप इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब आ जाओ, इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता, ज्यादा ज्यादा इसमें कब ये बना ये पूछ सकता है, 20 मार्च 1950 को बना, कब ये लागू हुआ, 1 अप्रैल 1950 को ये लागू हुआ, 11 दिन बाद उसके ये लागू हुआ। सेक्शन 2 एक चीज जानो, सेक्शन 2 विलोपित कर दिया गया है, लेकिन कब विलोपित किया गया ये क्वेश्चन पूछ सकता कि जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 उसका सेक्शन 2 कब विलोपित किया गया। तो 1 जुलाई सन याद कर लो, कभी कभी केवल सन देता है, डेट भी नहीं पूछता। तो 1959 यानी कि लागू होने के 9 साल बाद क्या हुआ, इस सेक्शन को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। किसको, सेक्शन 2 को हटा दिया गया। अब आ जाओ, राजस्थान एक्साइज एक्ट की जो सेक्शन 3 है उस वो क्या है, डिफिनीशन क्लाज है। क्या है, सेक्शन 3 जो है वो डिफिनीशन क्लाज है। अब डिफिनीशन क्लाज कितनी है, इसमें 1 से लेके सब क्लाज है। ये 3 का सब क्लाज कौन सा, 1 है, 1 से लेके 25 तक में है। कितने में, 1 से लेके 25 है। इतनी डिफिनीशन इसमें सेक्शन 3 में दी गई है। तो टोटल कितनी, 25 डिफिनीशन टोटल दी गई हैं, ठीक है। सब क्लास भी होगा बीच में 1-2 तो उसको भी जोड़ लेना। मैंने ये बताया कि नॉर्मली 25 डिफिनीशन दी गई हैं। अब आ जाओ, इसमें क्या क्या चीजें देखो, बियर केवल ऐसे जान लो कि 213 के सब क्लास 1 में बियर की परिभाषा दी गई है, बस इतना याद कर लो। सेक्शन 3 के सब क्लास 2 में अबू क्षेत्र की परिभाषा दी गई। अबू क्षेत्र क्या कहते हैं, वह तालुका जो बनासकांठा जिले का अबू रोड तालुका का वह क्षेत्र जो 1 नवंबर 1956 को पहले बंबई राज्य में विद्यमान था, यही हो गया अबू क्षेत्र। अब आ जाओ नेक्स्ट, जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं डेंटेोड मतलब विकृत, यानी कि विष रहित चीजें क्या होती हैं, विष रहित चीजें। विकृत क्या होती हैं, जो क्या बोलते हैं बहुत खतरनाक पदार्थ हो, कोई खतरनाक चीज हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो अब उसमें क्या आता है, स्प्रिट आता है। स्प्रिट को क्या इसको एक शराब के रूप में, एक पेय पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसमें क्या कहता है, स्प्रिट को पेय या औषधि या किसी अन्य रूप में मानवीय उपयोग के अनुपयुक्त बनाने। अनुपयुक्त मतलब
अनुपयुक्त मतलब अनफिट है, अनुपयोग मतलब अनफिट, मानव उपयोग के लिए वो अनफिट, पीने लायक नहीं है। किस पदार्थ के साथ मिलाने और इस प्रक्रिया को धारा किसने 42 में वो निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो उसी के तहत किया जाएगा। तो ये कहा गया है, डेंटेओड कहाँ दिया गया, सेक्शन 3 में दिया गया, सेक्शन 3 के सब क्लास 3 में दिया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या दिया गया है, डिफिनीशन का केवल रट लेना। अब दिया है कि सेक्शन 3A मतलब सब क्लास 3A, 3 का सब क्लास 3A, डेंटेओड स्पिरिटस प्रिपरेशन मतलब विकृति स्पिरिट युक्त निर्मित, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, यह धारा उन तैयारियों के बारे में जो शराब या स्पिरिट से बनती हैं, किससे, शराब या स्पिरिट से बनती, लेकिन पीने के लिए नहीं होती हैं और उन्हें अन्य उपयोगों के लिए बनाया जाता है, जैसे लाख की पालिश, फ्रेंच पालिश और वार्निश, इन सब चीजों के लिए बनाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति, मतलब वो पीने योग्य नहीं होगी, वो शराब पीने योग्य नहीं होगी, वो स्पिरिट पीने योग्य नहीं होगी, वो क्या होगा, उनका लाख की पालिश में इस्तेमाल किया जाएगा, फ्रेंच पालिश में, वार्निश में, इन सब में, यानी कि पीने योग्य नहीं होंगे। उन्हीं को क्या कहते हैं, डेंटेओड स्पिरिटियोस प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 4 में आबकारी योग्य वस्तु, आबकारी योग्य एक्साइज आर्टिकल क्या है, आबकारी योग्य वस्तु, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर सरकार द्वारा आबकारी एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, जैसे शराब, तंबाकू, स्पिरिट। तो एक चीज नॉर्मल जानो, जिसपे क्या एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती, उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्साइज आर्टिकल्स कहते हैं, आबकारी योग्य वस्तु कहते हैं। ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 3 के सब क्लास 4 में, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आबकारी योग्य वस्तु क्या है, ऐसी वस्तुएं जिन पर सरकार, राज्य सरकार क्या करती है, आबकारी एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उसे क्या कहते हैं, जैसे शराब, तंबाकू, स्पिरिट, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं आबकारी योग्य वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आबकारी आयुक्त, ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ से डिफिनीशन इंपॉर्टेंट शुरू हो गई। तो सेक्शन 3 का सब क्लास 5, आबकारी आयुक्त, एक्साइज कमिश्नर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आबकारी आयुक्त अभिप्रेत है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, राज्य सरकार जिसे नियुक्त करेगा आबकारी आयुक्त के रूप में, उसे ही आबकारी आयुक्त माना जाएगा। तो क्या कहता है कि आबकारी आयुक्त से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आबकारी आयुक्त अभिप्रेत है। इतनी चीजें हो गई, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना है नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 3 का सब क्लास 6, सेक्शन आबकारी शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट 4 से डिफिनीशन इंपॉर्टेंट शुरू हुए। 4 में क्या है, एक्साइज आर्टिकल पढ़े, 4 में क्या पढ़े, एक्साइज आर्टिकल, एक्साइज आर्टिकल पढ़े सेक्शन 3 के सब क्लास 4 में। फिर एक्साइज आर्टिकल, फिर एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ईसी, देखो ईए पढ़े, फिर ईसी पढ़े, ऐसे याद कर लो। तो ये 4 में पढ़ लिए, ये 5 में पढ़ लिए। ईसी को कहाँ पढ़े, एक्साइज कमिश्नर को कहाँ पढ़े, ये पढ़े आप 5 में। और फिर क्या, ईडी एक्साइज ड्यूटी को कहाँ पढ़े, 6 में पढ़े। ईडी एक्साइज ड्यूटी को कहाँ, 6 में। फिर ईओ को कहाँ पढ़े, 7 में, एक्साइज ऑफिसर। तो ऐसे बना के चाहे जिस तरीके से। तो एक्साइज आर्टिकल कहाँ दिया गया है, सब क्लास 4 में। एक्साइज कमिश्नर कहाँ दिया गया, सब क्लास 5 में। एक्साइज ड्यूटी कहाँ दिया गया, सब क्लास 6 में। एक्साइज ऑफिसर कहाँ दिया गया, सब क्लास 7 में, 3 के सब क्लास 7 में। तो इंग्लिश में याद करना आसान हो जाएगा। ईए, ईसी, ईडी, देखो ACDO, ई तो लगा ही है, ए फॉर आर्टिकल हो जाएगा, सी फॉर कमिश्नर हो जाएगा, डी फॉर ड्यूटी हो पाएगा, ओ फॉर ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, सरकार उन वस्तुओं पर टैक्स लगाती है जो राजस्थान में बनाई या उत्पादित होती हैं। यह टैक्स आबकारी शुल्क कहलाता है। क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं, सरकार उन वस्तुओं पर टैक्स लगाती है जो राजस्थान में बनाई या उत्पादित होती हैं। यह टैक्स आबकारी शुल्क होता है। तो आबकारी शुल्क किसे कहते हैं, जो उस स्टेट में जो पदार्थ बनता है तो उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है, वस्तुओं के किसके बनाए गए उत्पादित हुए वस्तुओं पर जो टैक्स लगाती
जाती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है, राजस्थान के उन भागों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, मतलब उसी पे लगा सकती है जिसपे इस अधिनियम का क्या है, विस्तार है। तो उसमें जो चीज बनाई जा रही है, जो चीज उत्पादित की जा रही, तो वो क्या होता है, तो उसको जो एक्साइज ड्यूटी इस अधिनियम के तहत जो टैक्स लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एक्साइज टैक्स कहते हैं। यानी कि इस अधिनियम का जितने क्षेत्रों में राजस्थान में विस्तार है उसके अंतर्गत जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं या जो वस्तुएं क्या उत्पादित बनाई जा रही हैं या उत्पादित की जा रही हैं, उन पे इस अधिनियम के थ्रू जो टैक्स लगाया जाता, इस अधिनियम के थ्रू जो टैक्स लगाया जाता उसे क्या कहते हैं, एक्साइज टैक्स कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, तो ईडी हो गया, अब ईओ आ जाओ, फिर ईआर आ जाना, एक्साइज रेट। तो ये सब ऐसे याद कर लेना। फिर 7 में क्या हो जाएगा, आर, तो ईए, ईसी, ईडी, ईओ। अब ईआर पढ़ोगे, पहले ईओ पढ़ लिया जाएगा। ईओ का मतलब क्या होगा, इसको ईओ से याद करना, इसको ईओ से याद करना। एक्साइज ऑफिसर दिया है, आबकारी अधिकारी, कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो या जिसे आबकारी अधिकारी के अधिकार दिए गए हो। तो आबकारी अधिकारी किसे कहेंगे, जो इस धारा के जो इस अधिनियम की धारा 9 के तहत नियुक्त किया गया हो या जिसे वो पावर डेलीगेट या जिसे उस पावर का अधिकार दिया गया हो कि आप आबकारी अधिकारी का अधिकार आप यूज कर सकते हो, उसे क्या कहेंगे, एक्साइज ऑफिसर कहेंगे। सेक्शन 9 याद कर लेना, या जिसे वो अधिकार दिया गया है, सेक्शन 9 याद कर लेना, या जिसे वो अधिकार दिया गया। तो ईओ 7 में हो जाएगा। अब ईआर आ जाओ, एक्साइज रेवेन्यू, आप पर रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू कहाँ दिया गया, 8 में दिया गया है। ऐसे याद कर लेना, एक्साइज रेवेन्यू कहाँ दिया गया है, 8 में दिया गया है। अब 8 में देखो क्या है, पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है वह राजस्व जो किसी भुगतान, शुल्क, फीस, कर, जुर्माना जो अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना ना हो, ठीक है, या जब्ती से प्राप्त होता है या प्राप्त हो सकता है, जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत शराब या मादक द्रव्यों से संबंधित हो। तो ऐसा शुल्क, ऐसी फीस, ऐसा कर, ऐसा जुर्माना, जुर्माने में कैसा जुर्माना जो न्यायालय द्वारा नहीं लगाया जाता, तो जो चीजें वसूली जाती, कैसे, भुगतान, पेमेंट के रूप में, शुल्क, फीस के रूप में, शुल्क के रूप में या फीस के रूप में या टैक्स के रूप में या फाइन के रूप में, उसी को क्या कहते हैं, एक्साइज रेवेन्यू कहते हैं। एक्साइज रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आ गई, देखो ये चीज याद कर लेना, एक्साइज रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आ गई, यही इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। भुगतान शुल्क आ गया इसके अंतर्गत, इतना चीज याद कर लेना, भुगतान शुल्क, ये जो चीज बता देना वो याद कर लेना। जो भुगतान शुल्क एक आ गया, फीस आ गया, दूसरा क्या हो गया, फीस आ जाएगा, फीस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, कर हो जाएगा, तीसरा कर हो जाएगा। रेवेन्यू में ये सब चीजें शामिल है, भुगतान शुल्क शामिल है, फीस शामिल है, टैक्स शामिल है, ठीक है, और विधि द्वारा या जुर्माना जो फाइन होता है। चौथा क्या हो जाएगा, फाइन, एक चीज भूल गया था, फाइन, ठीक है, फाइन भी इसके अंतर्गत, जो जुर्माना जो क्या हो, न्यायालय द्वारा निर्मित ना हो, न्यायालय द्वारा वसूला गया ना हो, वो सब क्या कहलाता है। और ये सब कैसे हो, ये शराब या मादक द्रव्यों पे लगाए गए हो। तो भुगतान शुल्क, फीस, कर और फाइन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एक्साइज रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। याद कर लेना, बहुत जरूरी है, पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, पेमेंट पूछ सकता है, देखो PDFE, ऐसे इंग्लिश में याद कर लो, पेमेंट, ड्यूटी, फी, टैक्स, फाइन, ठीक है, टैक्स और फाइन, ठीक है। भुगतान शुल्क नहीं इंग्लिश में याद हो रहा था, हिंदी में भुगतान शुल्क, फीस, कर, फाइन, 4 चीजें आ गई इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गए अधिकारी रेवेन्यू। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इतना हो गया एक्साइज का, इतनी चीजें, यानी कि 4 से शुरू था और 8 तक, यानी कि 4 सेक्शनों में 4 चीजें पढ़ी, 4, 5, 6, 7, 8, 5 सेक्शन हो गए, 4 में भी दिया है। तो ये चीजें याद कर लेना। पहले में क्या पढ़ा है, चौथे में क्या पढ़े, EA पढ़े, एक्साइज ऑफिसर पढ़े, एक्साइज आर्टिकल पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़े,
ए के बाद सी एक्साइज कमिश्नर पढ़े, फिर क्या पढ़े एक्साइज डी, सी के बाद डी एक्साइज ड्यूटी पढ़े, फिर क्या पढ़े एक्साइज ऑफिसर पढ़े, फिर आर एक्साइज रेवेन्यू पढ़े। तो आज तक ये चीजें तैयार हो गई। अब नौवां आ जाओ। नौवें में क्या कहता है, नौवें क्लास में क्या कहता है, कहता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को कहाँ डिफाइन किया गया, ये 9 में। तो इसमें ज्यादा एक्सपोर्ट में पढ़ना नहीं, राजस्थान राज्य के उन भागों से बाहर ले जाना अभिप्रेत है जिसमें इस अधिनियम का प्रसार है। जहां इस अधिनियम का प्रसार है उस क्षेत्र से बाहर ले जाना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। और फिर क्या कहलाता है, खमीरियत शराब किसे कहते हैं, फर्मेंटेटेड लिक्विड किसे कहते हैं, लीकर होगा, ठीक है। फर्मेंटेड लीकर किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वाइन आती है, ठीक है। खमीरियत शराब बस याद कर लेना, लेकिन हम बता दे रहे हैं, पचारी आता है और किड़वित ताड़ी आता है। तो ये सब ऐसे याद कर लेना, इसमें कोई अब पूरी डिटेल में समझाना कोई जरूरी नहीं, बस इतनी चीजें याद कर लेना। और कोई भी अन्य शराब जिसे समय समय पर राज्य सरकार द्वारा किड़वित शराब घोषित किया जाए, ठीक है। फर्मेंटेटेड पढ़े होगे साइंस में, वही है जो खमीर उठा के जो चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। अब आ जाओ 11 और 12 विलोपित कर दिया गया। 10 में पढ़ लिए, खमीरियत शराब भी पढ़ लिया, 11-12 को विलोपित कर दिया गया। अब आ जाओ 13 में। आयात क्या होगा, आयात मतलब राजस्थान राज्य के उन भागों से लाना, अभी क्या था ले जाना, और फिर क्या है लाना, जिसमें क्या है इस अधिनियम का प्रसार है, ठीक है। इंपोर्ट कहलाता है। निर्यात आयात, आयात मतलब बाहर से मंगाता है, निर्यात मतलब यहाँ से भेजना, ठीक है। इतनी चीजें याद होगी। आयात निर्यात कहाँ दिया गया था, पहले निर्यात है तब आयात है। निर्यात कहाँ दिया 9 में, आयात कहाँ दिया 13 में, ठीक है। आप आ जाओ 14 में, मादक औषधि द्रव्य, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कहाँ दिया गया 14 में, ये याद कर लेना, ये पूछ सकता है, ठीक है। ये मादक औषधि के अंतर्गत क्या आता है, भांग आता है, चरस आता है, मादक औषधि का द्रव्य का मिश्रण, ठीक है। मादक औषधि द्रव्य का मिश्रण मतलब किसी औषधि में मादक द्रव्य मिला के, कोई ऐसी औषधि है क्या है जो क्या बोलते हैं मादकता उत्पन्न करती है, तो वो आ जाएगी। अन्य कोई मादक पदार्थ इसके अंतर्गत आ जाएगा। इतनी चीजें आ जाएंगी। जब तो इसमें हैम्प के पौधे बोलते हैं, भांग को क्या बोलते हैं, हैम्प के पौधे, ठीक है। हैम्प के पौधे होते हैं, इसके अंतर्गत क्या भांग में क्या उसके डंठल, पुष्प, फल, मतलब सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चरस के अंतर्गत भी उसकी सारी चीजें आ जाएंगी। मादक द्रव्य के अंतर्गत भी सारी चीजें हो जाएंगी, जो आदमी को मादकता वो करता वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें अफीम आ जाएगी, कोक आ जाएगी, ये सब चीजें जितनी होती, तो नॉर्मल चीजें इतनी बता दी हूँ इसमें। बस इसमें ये याद कर लेना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कहाँ दिया गया 2 के सब क्लास 14 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, चिरे हुए पोस्ते के डोंडे, ठीक है। लैंसेट पॉपी हेड्स, इसमें क्या कहते हैं अफीम के पौधे, ठीक है। ओपियम पॉपी प्लांट, ओपियम पॉपी प्लांट के कैप्सूल, चाहे वे अपने मूल रूप में हो या कटे कुचले या पाउडर के रूप में हो, जिनसे वह रस निकलता। बस इतना याद कर लेना। 14 ये नया जुड़ा हुआ, तो चिरे हुए पोस्ते ये जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसे बता रहा है चिरे हुए पोस्ते के डोंडे, ऐसे याद कर लेना। लैंस पॉपी हेड से याद कर लेना, ठीक है। बस इतना याद कर लेना, इसमें और कुछ याद करने वाली जरूरत की चीजें नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां मैं बता दूं। लीकर ये जरूर पढ़ लेना, 2-15 में खूब इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा शराब को किस क्लास में डिफाइन किया गया, शराब को 2 के क्लास 15 में डिफाइन किया गया। वे सभी पेय जिसमें अल्कोहल होता है, नॉर्मली क्या हो, वे सभी पेय जिसमें अल्कोहल होता है, जैसे वाइन, बियर, ताड़ी आदि। इसके अलावा राज्य सरकार समय समय पर किसी अन्य पदार्थ को भी शराब घोषित कर सकती है, उसी को क्या कहेंगे हम शराब कहेंगे, लीकर कहेंगे। 2-15 में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहाँ है, मजिस्ट्रेट पूछा 2-16 में मजिस्ट्रेट। तो इसमें कौन, प्रथम वर्ग का कोई भी मजिस्ट्रेट आएगा, प्रथम वर्ग का कोई भी मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आ जाओ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कहाँ दिया 2-17 में, मैन्युफैक्चर कहाँ दिया गया 2-17 में।
किसी भी उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया है मैन्युफैक्चर, आबकारी वस्तु का उत्पादन, तैयारी, चाहे वह पूरी या आंशिक रूप से हो, पुनः स्थापना, रीइंस्टॉलेशन, ठीक है, शराब के शुद्धिकरण, कमी, स्वाद या मिश्रण या उसकी रंगाई, मतलब शराब के रंग वंग की चीजें, तो ये सब किसमें निर्माण में मैन्युफैक्चर में आता है। तो इसमें ज्यादा चीजें पढ़नी है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ चौथे में, जहां जहां पढ़नी होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब सीरा मालसस, ये क्या है, ये 17A में बस जो चीजें नहीं, जैसे 14A में पूछेगा चिरे हुए पोस्ते के डोंडे, ये पूछ सकता है, और ये क्योंकि ये नया क्लास है तो इस वजह से 17A में क्या है, सीरा, वह गाढ़ा तरल पदार्थ जो चीनी बनाने की प्रक्रिया के अंत में बचा हुआ मात्र शराब होता है, अभिप्रेत। तो सीरा के बाद क्या, अल्कोहल जो बचती है उसी को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। उसी को जब गन्ने की फैक्ट्री में आप जाओगे तो चीनी बनने के बाद जो उसका रॉ मटेरियल बचता उसी को सीरा कहते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें फिर आ जाओ 5वीं 18 में, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं। 5वीं क्या है, किण्वित चावल, मिलेट या अन्य अनाज, चाहे वह किसी भी तरल पदार्थ के साथ मिला हो या नहीं, और उससे प्राप्त कोई भी तरल पदार्थ चाहे वह पतला हो या गाढ़ा, सभी को क्या कहते हैं, पचवई। पचवई क्या होता है, बस इतना जान लो, तरल पदार्थ होता है, चावल वावल का जो पानी निकाल के जो चीजें बनाई जाती हैं, सारा चावल से, जौ से जो चीजें बनाई जाती है उसी को पचवई कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ स्थान 2/19 में, प्लेस, हाउस आ जाएगा इसके अंतर्गत, बिल्डिंग आ जाएगी, शॉप आ जाएगा, रूम आ जाएगा, टेंट। अब देखो टेंट याद कर लेना, वेसल याद कर लेना, बोट याद कर लेना, ये तीनों चीजें आवास के अंतर्गत आती है। रॉफ्ट भी आता है, व्हीकल भी आता है, ये सब आता है, ये याद कर लेना। ये चीजें तो नॉर्मली, ये चीजें तो सब कोई जानता है, लेकिन वेसल और बोट, वेसल और बोट, और उसके बाद क्या, राफ्ट और व्हीकल, राफ्ट और व्हीकल, ठीक है। नाव आ जाएगा, जलयान भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, नाव भी आ जाएगा, बेड़ा भी आ जाएगा, यान भी आ जाएगा, ठीक है, और व्हीकल भी आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अरे अभी इसमें बचा था सॉरी। अब आ जाओ सेल, सेल यानी कि विक्रय। सेल कहाँ दिया है, 220 में। 220 में क्या दिया, सेल, दान के अलावा कोई भी अंतरण, ये दान लिखा, ठीक है, दान के अलावा कोई भी अंतरण, ऐसे सीधे सीधे दिया, दान के अलावा कोई भी अंतरण इस अधिनियम के तहत सेल समझा जाएगा। ये चीज याद, इस अधिनियम के तहत, और कहीं मत समझ लेना, इस अधिनियम के तहत दान के अलावा कोई भी अंतरण क्या समझा जाएगा, सेल समझा जाएगा। फिर 21 में किसकी, स्प्रिट की परिभाषा, ये याद कर लेना। 21 में किसकी, स्प्रिट की, अंतरण की परिभाषा याद कर लेना, दान के अलावा कोई भी, ऐसी कोई भी शराब अभिप्रेत है जिसमें आस्वन डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त अल्कोहल, चाहे वह विकृति हो या नहीं हो, ठीक है, डेंटेवर्ड हो या नहीं हो, किसके द्वारा, आसवन के द्वारा, किसके द्वारा, आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता, उसी को क्या कहते हैं, चाहे वह डेंटेवर्ड हो चाहे वह डेंटेवर्ड नहीं हो, चाहे वह विकृत हो चाहे ना हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, स्प्रिट कहते हैं। डिस्टिलाइजेशन से प्राप्त होता, आसवन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये सब साइंस का वो है, टर्म है। अब आ जाओ 21A में क्या, राज्य, राज्य का मतलब राजस्थान राज्य से राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 10 द्वारा गठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। तो ये अधिनियम याद कर लेना, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा गठित राजस्थान राज्य ही अभिप्रेत है। तो ये पुनर्गठन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कौन से अधिनियम के तहत, धारा 10 के तहत राजस्थान राज्य को परिभाषित किया गया, राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, जो केंद्र सरकार का, सॉरी राजस्थान अधिनियम नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की धारा 10 में जो राजस्थान को गठित किया गया उसी को नया राजस्थान अभिप्रेत माना जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, भवता आ गया, स्टील,
ये याद कर लेना, भपका 21B में दिया गया, बस इतना याद कर लेना। 21B में जो जो चीजें नहीं जोड़ी गई उसको जरूर याद करना, काम की कोई नहीं है लेकिन जरूर याद करना। किसी भी प्रकार का उपकरण या उसका कोई भी हिस्सा जो स्पिरिट के आसवन या निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, किसके? स्पिरिट के निर्माण के लिए या उपयोग किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्टील या भपका कहते हैं। 22 तारी कहते हैं किसी भी भांति के ताड़ वृक्ष से निकला गया खमीरियत या फर्मेंटेटेड या अनफर्मेंटेटेड रस अभिप्रेत है, खमीरियत या अखमीरियत, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ताड़ी कहते हैं। ताड़ी याद कर लेना, 22 में दिया और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। बोतल में भरना है यार, ये केवल ऐसे याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तोला याद कर लेना, 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या होता है? ट्राया होता है, ट्राया। 180 ग्राम ट्राया या 11.638 ग्राम वजन अभिप्रेत है। मतलब कितने ग्राम? एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? 11.638। ये राजस्थान में बताया गया कि एक तोले में 11.638 ग्राम वजन होता है। फिर परिवहन की परिभाषा 2.25 आखिरी में दी गई। इसमें क्या? राजस्थान राज्य के उन भागों के भीतर क्या कहता है? जहां इस अधिनियम का प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन क्लास 25 तक खत्म हो गया। अब आ जाइए सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है राज्य सरकार या घोषित करने की शक्ति, राज्य सरकार की या घोषित करने की शक्ति की शराब किसे समझा जाए। तो सेक्शन 4 में शराब किसे समझा जाएगा? ये राज्य सरकार घोषित कर सकती है। शराब किसे समझा जाएगा? ये कौन घोषित कर सकता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी पदार्थ को शराब घोषित कर सकती है। राज्य सरकार देसी और विदेशी शराब की भी घोषणा कर सकती है। राज्य सरकार देसी और विदेशी शराब की घोषणा कर सकती है। कैसे करेंगे? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी पदार्थ को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी पदार्थ को शराब घोषित किया जा सकता है। ये कहाँ है? सेक्शन 4 में। राज्य सरकार क्या कर सकती है? घोषणा। घोषणा कहाँ है कि कौन सा पदार्थ शराब होगा, इसकी घोषणा सेक्शन 4 के तहत अधिसूचना में राज्य सरकार प्रकाशित करके कर सकती है। ये याद कर लेना। घोषणा कहाँ दिया गया कि किसी पदार्थ को शराब कौन घोषित कर सकता है? राज्य सरकार। ये कहाँ? सेक्शन 4 में। घोषणा कहाँ दिया गया? सेक्शन 4 में। किस चीज की जो घोषणा? किसी पदार्थ को वो शराब के रूप में घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य सरकार। ये याद कर लेना। घोषणा कहाँ दिया है? डिक्लेरेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 4 में। किस चीज का डिक्लेरेशन माना जाएगा? डिक्लेयर किस चीज का किया जाता है? लीकर का। लीकर का डिक्लेयर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 5। राज्य सरकार खुदरा विक्रय की सीमा घोषित करने की शक्ति। खुदरा मतलब रिटेल की क्या प्राइस होगी, ये कौन डिक्लेयर करेगी? इसमें भी घोषणा। 4 में भी घोषणा, 5 में भी घोषणा। 4 में शराब की घोषणा, 5 में रिटेल की घोषणा। रिटेल मतलब उसका खुदरा मूल्य क्या होगी, इसकी भी घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार। उसका खुदरा मूल्य क्या होगा, ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि कितनी मात्रा में खुदरा का विक्रय किया जाए, ठीक है। कितनी मात्रा में विक्रय किया जाए, अथवा उपधारा में तय मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में अगर विक्रय करता है तो वो क्या हो जाएगा? थोक माना जाएगा। तो ये है कि एक आदमी कितनी मात्रा में विक्रय, एक दुकानदार कितनी मात्रा में शराब का विक्रय कर सकता है, ये कौन निर्धारित करेगा? रिटेल कौन? रिटेल सेल कौन निर्धारित करेगा? विक्रय। ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी कौन कितना, किसे कहेंगे रिटेल और किसे कहेंगे कि थोक विक्रेता। तो एक निश्चित सीमा तय करेगी। उस निश्चित सीमा से अगर ज्यादा हो जाएगा तो थोक विक्रेता हो जाएगा, और उस सीमा से अगर नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा? खुदरा विक्रेता कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 6 में। सेक्शन 6 में। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? पत्नी लिपिक अथवा सेवक का कब्जा। तो अब इसमें समझो, पत्नी लिपिक ये खूब पूछता है, सेक्शन 27 वाला पूछ लेना, ठीक है। अरे 27 कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा पत्नी लिपिक या सेवक का कब्जा। आबकारी योग्य वस्तु, आबकारी योग्य वस्तु अगर पत्नी लिपिक या सेवक का कब्जा है तो मालिक का कब्जा समझा जाएगा। किसका कब्जा समझा जाएगा? मालिक का, ठीक है। अस्थायी लिपिक भी सेवक के अंतर्गत
शामिल है। तो यानी कि अगर किसी चीज पे पत्नी का कब्जा या लिपिक का कब्जा या क्या बोलते हैं कोई सेवक उसके बिहार पे, जैसे किसी दुकान पे कोई किसी शराब की दुकान पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो क्या समझा जाएगा कि वो मालिक की तरफ से काम कर रहा है। तो ये कौन बता रहा है? सेक्शन 6, पत्नी, लिपिक, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, WCS, ये कहाँ दिया गया? सेक्शन 6 में दिया गया। इनके कार्य को किसका कार्य माना जाएगा? उनके मालिक का कार्य माना जाएगा। ठीक है, किसका कार्य माना जाएगा? उनके मालिक का। ये कहाँ दिया गया? 6 में। अब आ जाओ 7 क्या है? सीमा शुल्क संबंधी अधिनियम में व्यावृत्तियां, सेविंग क्लास, सीमा शुल्क संबंधी अधिनियम में व्यावृत्तियां। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तस्मय प्रविष्ट सीमा शुल्क संबंधी किसी भी विधि के उपबंधों पर या उसके अधीन किसी भी नियम या आदेश पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये जान लेना, जो क्या बोलते हैं रिटेलिंग ऑफ कस्टम्स होते हैं, जो सीमा शुल्क होते हैं, ठीक है, जो सीमा शुल्क होते हैं उन पर इस अधिनियम का सीमा शुल्क संबंधी जो नियम है, जो अधिनियम बना, उन पे क्या बोलते हैं इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? सीमा शुल्क पे। सीमा शुल्क संबंधी अधिनियम जो है ये याद कर लेना, सेक्शन 7 में सीमा शुल्क संबंधी चीजें हैं। ठीक है, उस पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इतनी चीजें याद कर लेना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट ये कहाँ तक हो गया? सेक्शन 7 तक आपका तैयार हो गया। अब आ जाओ, अब उसके बाद सीधे चैप्टर चले आओ चैप्टर 9 में, क्योंकि यही आखिरी चैप्टर है, यही इतनी चीजें राजस्थान एपीओ में है। अब सेक्शन 54 में ये क्या है? 9 में, और अपराध और शास्तियां कि कौन कौन सी अपराध हैं, उसके लिए कौन कौन से दंड हैं, ये कहाँ? चैप्टर 9 में बताया गया। और ये कितना? 54 से लेके 70 तक इसका उल्लेख किया गया। 54 से लेके कितने तक? 70 तक उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया है कि विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण या कब्जे आदि के लिए क्या, अगर कोई विधि विरुद्ध चीजें हैं उसको क्या करता है? आयात करता है या निर्यात करता है, या उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता है? ले जाता है, या अपने कब्जे में रखता है, जो क्या है? विधि विरुद्ध अनलॉफुल चीज है। अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल चीज है। अगर उसको अपने कब्जे में रखता है, उसका आयात करता है, उसका निर्यात करता है, उसका परिवहन करता है, उसको अपने कब्जे में रखता है, तो अब क्या होगा? देखो पढ़ो, इस अधिनियम या बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश का या लाइसेंस या परमिट मतलब अनुज्ञा या अनुज्ञा पत्र या पास का उल्लंघन करता है। मतलब क्या किया गया? कोई क्या बोलते हैं इस अधिनियम के तहत कोई नियम बनाया गया हो, या कोई आदेश दिया गया हो, या लाइसेंस में जो नियम दिए गए हैं या परमिट में जो नियम दिए गए हैं, उनका क्या करता? उल्लंघन करता है। क्या करता? उल्लंघन करता है। क्या करता है? अब किस किस चीजों का उल्लंघन करता है? जैसे क्या कहता है? किसी आबकारी वस्तु का क्या करता है? आयात या निर्यात, मतलब जिस चीज के लिए मान लो लाइसेंस जारी किया गया, पास जारी या नियम या कोई आदेश दिया गया कि आप इतने वस्तु का ही आयात कर सकते हो, आप उससे ज्यादा आयात करते हो और उससे ज्यादा निर्यात करते हो, या उससे ज्यादा उसका परिवहन करते हो, या उससे ज्यादा उसका निर्माण करते हो, या उससे ज्यादा उसका संग्रह करते हो, या उससे ज्यादा उससे विक्रय करते हो, या उससे ज्यादा उससे जितना लिमिट बताया उससे ज्यादा कब्जे अपने पास रखते हो, तो क्या बोला जाएगा? माना जाएगा कि आपने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है। हैम्प के पौधे की, यानी कि भांग के पौधे की, या भांग या वो क्या होता है? अफीम के, भांग या अफीम के पौधे की खेती करता है। ठीक है, अब भाई लाइसेंस होगा तभी आप खेती कर सकते हो, अगर नहीं, अगर बिना लाइसेंस के खेती करता है तो वो भी इस एक्ट के तहत दंडनीय होगा। और क्या होगा? अगर कोई मद्य निर्माणशाला यानी कि बियर बार हो गया, जैसे कोई जहाँ पे बियर बार टाइप की चीजें, बार टाइप की चीजें हो गई, का निर्माण करता है या उसे चलाता बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन का उसका निर्माण करता है या उसे चलाता, किसी भी बियर बार का निर्माण या क्या बोलते हैं उसे चलाता, वो भी क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और किसे अपराध माना? ताड़ी से भिन्न किसी भी आबकारी को योग्य वस्तु का विनिर्माण करने के लिए सामग्री, मतलब ताड़ी को छोड़ के कोई और चीज
चीजें शराब या स्प्रिट या इन सब चीजों टाइप की चीजों को बनाने के लिए जिन सामानों का उपयोग होता है उन सामानों को अगर अपने पास रखेगा तब भी वह इस प्रकार का अपराध दंडित करेगा, इस माना जाएगा, इस अधिनियम के तहत उसने अपराध किया है। डी हो गया। ई आ जाओ। ई क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत स्थापित मध्य निर्माणशाला से किसी भी आबकारी वस्तु को हटाता है। क्या करता है? जैसे मान लो क्या किया गया, आबकारी वस्तु की कोई चीजें, कोई शराब की बोतल या कोई चीज उस दुकान, जो पर्टिकुलर दुकान पे निर्धारित की गई है, उसको उठा के वहां से किसी दूसरी जगह पे बेचता है, मतलब जहां निर्धारित की गई उससे दूसरी जगह पे, तो भी वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। शराब को विक्रय के प्रयोजनार्थ बोतलों में भरता है। अब ये क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं अच्छी शराबें होती हैं, मतलब जो जिन शराबों को सरकार द्वारा घोषित किया गया कि इन्हें शराब माना जाएगा, उनको क्या करता है? अलग अलग बोतलों में भरता है जिससे वो ज्यादा पैसा कमा ले, तो उसे भी अपराध माना जाएगा। ताड़ी उत्पादक वृक्ष से ताड़ी चुराता है या निकालता, तो उसको भी अपराध माना जाएगा। अगर इन सब टाइप का कोई अपराध करता है तो उसे कितने साल की सजा होगी? कितने महीने की? 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा उसे हो सकती है। 6 महीने से लेके 3 साल तक की उसे सजा हो सकती है। इन सब टाइप का अगर कोई कार्य करेगा तो 6 महीने से 3 साल की सजा हो जाएगी और 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, और 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या देखो क्या है, जुर्माना लगेगा, या अगर जुर्माना नहीं लगता, जुर्माना कम है, और क्या कहते हैं, आबकारी शुल्क में जो हानि पहुंची है, ठीक है, जो चीज आप हानि पहुंचाए हैं उसका 5 गुना, तो 20,000 रुपए या 20,000 रुपए से ज्यादा आपने हानि पहुंचाई, तो जो हानि पहुंचाई उसका 5 गुना आपको देना पड़ेगा। इनमें से जो अधिक है, अगर 20,000 होगा ज्यादा और 5 गुना कम निकल रहा, मान लो 5 गुना 18,000, तो आपको 20,000 मिनिमम आपको 20,000 देना, और 20,000 से मान लो ज्यादा निकल रहा है आबकारी शुल्क और उसका 5 गुना करने पे, तो वो लिया जाएगा आबकारी शुल्क और उसका 5 गुना लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। परंतु अगर शराब की मात्रा 50 लीटर से अधिक, बल्क लीटर से अधिक है, अब ये भी एक क्लास जोड़ दिया गया, अगर 50 लीटर बल्क से अधिक है, मतलब 50 लीटर से अगर अधिक जब्त की जाती तो क्या होगा? 3 साल से 5 साल की अब सजा बढ़ जाएगा। ये याद कर लेना, 50 लीटर से अधिक होगा, देखो वो क्या बोलते हैं, पैसा तो 20,000 ही मिले, लेकिन 3 साल से 5 साल सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा। या आबकारी शुल्क का जो 5 गुना था अब 10 गुना देना पड़ेगा, जो 5 गुना था वो अब 10 गुना होगा। तो पूछ सकता है किस अवस्था में दंड को बढ़ाया जाता है? जब 50 बल्क लीटर से अधिक शराब मिलती है तब दंड की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। जो दंड 6 माह से 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, उसे अब 3 साल से बढ़ाकर 3 साल से लेके 5 साल तक कर दिया जाता है, और 20,000 तो वही रहता है जो जुर्माना, लेकिन आबकारी शुल्क में जो चीजें नुकसान हुई है उसका 5 गुना पहले लिया जाता था, अब उसका 10 गुना लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब कौन सा? 54A दिया है। कौन सा क्लास दिया? 54A। कतिपय मामलों में पशु, गाड़ी, जलयान, भेड़ा, मोटरयान, ठीक है, बेड़ा, मोटरयान या प्रवाहन जब्त करना, प्रवाहन मतलब जब्त करना, के किसी भी अन्य साधन के स्वामी को दोषी समझना, मतलब जिसके पशु को जब्त किया, गाड़ी को, जलयान को, बेड़ा को, मोटरयान को क्या किया गया? जब्त किया गया, तो क्या समझा जाएगा? उसके ड्राइवर को नहीं, उसके स्वामी को दोषी समझा जाएगा। अगर कोई वाहन या जानवर किसी अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है तो ये 54A में दिया, याद कर लेना, उसके मालिक, तो उसके मालिक को भी दोषी माना जाएगा, मतलब उसको तो माना जाएगा ही, उसके मालिक को भी दोषी माना जाएगा जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उसे उस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आप मालिक हो आप, तो आप बचने का एक अधिकार दे दिया गया कि आपको ये साबित करना होगा कि जो ड्राइवर वो काम कर रहा था वो उसके नॉलेज में, ज्ञान में नहीं थी और उसने उसे रोकने के लिए पूर्ण सावधानी बरती थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, उस अपराध को करने की जानकारी नहीं थी, ये न्यायालय को बता देना, और क्या बता देना कि उसको रोकने के लिए उसने पूरी सावधानी बरती थी। ये कहाँ दिया है? 54A में दिया गया। अब आ जाओ 54B में क्या दिया गया है? 54A में हो गया।
54A में क्या है, कैसे आप दोषी, अगर स्वामी दोषी होता तो वो कैसे बचाव का आधार ले सकता है, वो कहाँ बताया गया है 54A। और 54B में क्या बताया गया है कि अपमिश्रण के परिणाम स्वरूप मृत्यु इत्यादि, मतलब किसी चीज को आपने क्या किया, आप मिश्रित कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप अगर मृत्यु हो गई, तो मिश्रण के कारण अगर मृत्यु हुई है तो 2 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजमेंट, कम से कम 2 साल और अधिकतम लाइफ इम्प्रीजमेंट, 10 लाख से कम नहीं, किंतु 10 लाख तक हो सकेगा। 10 लाख तक से कम नहीं होगा, 10 लाख तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर मिश्रण के कारण मृत्यु हुई है। अगर मिश्रण के कारण क्या निःशक्तता आई है या गंभीर उपहत हुई है तो भी लाइफ इम्प्रीजमेंट और 2 साल, बस जुर्माना 50,000 से 5 लाख। जो 10 लाख था जुर्माना, आप क्या हो गया 50,000 से 5 लाख, लेकिन सजा वही है। अगर आप निःशक्तता करेंगे या गंभीर उपहत कर देते हैं मिश्रण के कारण या मृत्यु हो जाती है तो सब में 2 साल और लाइफ इम्प्रीजमेंट की सजा, लेकिन मृत्यु में 10 लाख का फाइन आपको देना पड़ेगा। और अगर निःशक्तता और गंभीर उपहत की गई है तो आपको 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आ जाओ थर्ड में, मिश्रण के कारण अन्य हानि हुई है तो 1 साल से 10 साल की सजा होगी, 1 साल से 10 साल की सजा होगी, ठीक है। अब 2 साल जो था मिनिमम पनिशमेंट, अगर अन्य हानि होगा तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट 1 साल हो जाएगा, और जो अधिकतर लाइफ इम्प्रीजमेंट था वो अब कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। और क्या होगा इसमें 50,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक का, 50,000 कम से कम जुर्माना और अधिकतम 2.5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है, युक्त सावधानी से लोप करता है उसके कारण, अगर लोप किया है मतलब अगर उसको वो कार्य करना था वो कार्य नहीं किया, उसके कारण अगर उसकी मृत्यु हुई, युक्त सावधानी के द्वारा क्या करता लोप करता, और मृत्यु मतलब युक्त सावधानी अगर रखने के बाद लोप होता तब तो उसको दंडित नहीं किया, लेकिन युक्त सावधानी नहीं रखा तब लोप करता तो उसे दंडित किया जाएगा। अगर मृत्यु करता लोप के कारण तो 2 ईयर और लाइफ इम्प्रीजमेंट सब में था। अब कम से कम 1 लाख जुर्माना और 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में पनिशमेंट समान। अब निःशक्तता या गंभीर उपहत आ गई है तो तब भी 2 साल और लाइफ इम्प्रीजमेंट, तो 2 साल और लाइफ इम्प्रीजमेंट याद ही रखना। तो मृत्यु, निःशक्तता और गंभीर उपहत, तो इसमें सभी में अगर कुछ मारने को आए तो क्या 2 साल और लाइफ इम्प्रीजमेंट मार देना, 2 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजमेंट मार देना पनिशमेंट। और अगर मृत्यु हो गई तो पहले वाले में 10 लाख था, वहां पे अगर मिश्रण के कारण हुई है, अगर क्या बोलते हैं लोप के कारण हुई हो तो 1 लाख से मिनिमम होगा, अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर निःशक्तता तो 50,000 से लेके 5 लाख, ये तो सेम पनिशमेंट है। जो ऊपर थी, जो मिश्रण के कारण निःशक्तता या उपहति हुई थी तो उसमें भी पनिशमेंट के, उसमें भी जुर्माना 50,000 से लेके 5 लाख तक है, यहाँ भी जुर्माना 50,000 से लेके 5 लाख तक का है। देख लो एक बार, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, नहीं सही है। नेक्स्ट आ जाओ, अन्न अपहानि करता है तो 1 साल से लेके कितना 10 साल तक की सजा हो सकती है। 1 साल से लेके कितने 10 साल की सजा हो सकती है। देखो दोनों में अन्न अपहानि, दोनों में सजा सेम है, और जुर्माना 2.5 लाख से 50 लाख हो सकता है। तो ये सब में जुर्माना वही था, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कहता है, जानबूझकर मिश्रित शराब या मादक औषधि को अपने कब्जे में रखता है। अगर वो जानबूझकर अपने पास उसे रखता है, क्या बोलते हैं, मादक शराब को, जिसका रखने का उसके पास अधिकार, लाइसेंस या परमिट या ये सब नहीं है, तो क्या 1 साल से लेके 10 साल तक जुर्माना और 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 1 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और 1 लाख से लेके 1 लाख जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या है 56C है, क्या कहता है, प्रतिकर का पेमेंट करने के लिए आदेश। 56C में क्या, प्रतिकर का पेमेंट करने के लिए आदेश दिया गया। CRPC की धारा 1973 में प्रतिकर के संदाय के बाद के होते हुए न्यायालय 54B में, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
इसको केवल इसका प्रोविजन पढ़ लें। 54B में आदेश पारित करते समय न्यायालय को समाधान हो जाता है कि उसकी विकृत शराब या मानक औषधि से मृत्यु, उपहाति, निःशक्तता या अन्य क्षति हुई है तो ऐसे चाहे उसे 54B के अधीन के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या नहीं, तो पीड़ित या उसके प्रतिनिधि को प्रतिकर के रूप में इतनी रकम पेमेंट करने का आदेश कर सकेगा जितना वह न्याय संगत समझे। फिर आ जाओ, परंतु पेमेंट मृत्यु के मामले में 3 लाख से कम नहीं होगी और गंभीर या उपहात के मामले, निःशक्तता के मामले में 2 लाख से कम नहीं होगी। अन्य मामलों में 20,000 से कम नहीं होगी। ठीक है। परंतु अगर शराब या मादक औषधि किसी अनुज्ञप्त दुकान पर विक्रय की जाती तो प्रतिकर का पेमेंट अनुज्ञप्त धारी से लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, उपधारा 1 के अधीन व्यथित व्यक्ति 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। किसने? 30 दिन के। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो अपील का प्रावधान कहाँ दिया गया? 54C के क्लास कहाँ दिया? देखो अपील का प्रावधान 54C के क्लास कहाँ दिया गया? 3(2) में दिया गया है। 2(1) में अपील का प्रावधान। परंतु अपील तभी होगी जब रकम उस न्यायालय में जमा कर, रकम पहले आप पेमेंट कर दो जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया, उसके बाद आप अपील कर सकते हो। परंतु यह कि हाईकोर्ट को उचित कारण बताकर अपील 30 दिन के बाद भी दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, 54D में क्या? आपराधिक षड्यंत्र के लिए शास्ति दिया है। आपराधिक षड्यंत्र के पक्षकार को उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने वह अपराध स्वयं किया। तो षड्यंत्र के लिए 54D आ जाएगा। कॉन्स्पिरेसी के लिए, कॉन्स्पिरेसी है तो D हो जाएगा, 54 का D हो जाएगा। आपराधिक षड्यंत्र का वही अर्थ होगा जो IPC की धारा 120A में दिया गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथों विरुद्ध रूप से विक्रय करना या बालकों अथवा स्त्रियों को क्या करना? नियोजित करना। मतलब बियर बार में बालकों, स्त्रियों को या 18 वर्ष से कम के बालकों को क्या काम पर रखना। अब क्या है? देखो, यदि कोई लाइसेंसधारी विक्रेता या कर्मचारी या उसके प्रतिनिधि धारा 22 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को शराब या तो धारा 22 में जो चीजें बताई गई उनका उल्लंघन करते हुए बेचने के लिए किसी बालक या स्त्री को रखता है, धारा 23 का उल्लंघन करते हुए लाइसेंसी परिसर में किसी व्यक्ति को रोजगार देता है। कैसे रोजगार देता है? या रोजगार देने की अनुमति देता है। रोजगार देता है, जिसको रोजगार देना नहीं चाहिए, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकता, तब भी उसको काम पे रख लेता है। और क्या करता है लाइसेंसधारी? और लाइसेंसधारी क्या करता है? अपने लाइसेंस परिसर में मतलब कोई गलत आचरण का काम करता है, जुआ खिलाता है कि अनुमति देता है, तब भी दंडित किया जाएगा। ये सब 54C में, D में बताया गया, 54 में बताया गया, D में 55 में बताया, सॉरी 55 का है ये 55 में बताया। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने लाइसेंस परिसर में आने की अनुमति देना जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह किसी गैर जमानती है। ये याद कर लेना, गैर जमानती अपराध का अगर कोई दोषी है, कोई कुख्यात है, ठीक है, कुख्यात है या कोई कुख्यात वेश्या टाइप की चीज है, तो वेश्या है, उसको भी आप आने की अनुमति नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 500 रुपए जुर्माने तक का आपको दंडित किया जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट 56 पे। 56 क्या कहता है? विकृत स्प्रिट को मानव उपयोग की योग्य बनाना। जो विकृत स्प्रिट है, जो क्या बोलते हैं खराब स्प्रिट है, तो उसको क्या करना? मानव उपयोग के लिए बनाना। अगर बनाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा? कम से कम 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए। 2 साल और 2 लाख रुपए, 2 ईयर और 2 लाख रुपए फाइन हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख की सजा होगी। यदि प्रति बल्क 5,000 रुपये, बल्क लीटर 5,000 रुपये का है तो जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट
क्या कहता है 57 विध विरुद्ध आयातित किसी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखता है। तो अगर कब्जे में यह धारा उन व्यक्तियों को सजा देती है जो अवैध रूप से आयातित शराब या नशीले पदार्थ को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इसमें पनिशमेंट क्या होगा, 3 मास तक की अवधि के कारावास से या 1000 रुपए के जुर्माने या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ आप। अनुज्ञप्तधारी या उसके सेवक के किए गए कतिपय कार्यों के लिए क्या होगा पनिशमेंट, जो अनुज्ञप्तधारी या उसके सेवक अगर कोई कतिपय कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो करना नहीं चाहिए, अब क्या होगा, लाइसेंस या परमिट पेश करने में विफल, अगर कोई अधिकारी लाइसेंस या परमिट मांगता है और अगर नहीं पेश करता, विफल रहता है, तो पनिशमेंट क्या होगी, धारा 54 में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर धारा 41 धारा 42 के तहत बनाए गए नियमों का जानबूझकर, धारा 41-42 के तहत बनाए गए नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते, तब पनिशमेंट क्या होगी, लाइसेंस परमिट पास किसी शर्त का उल्लंघन करते, लाइसेंस में जो शर्तें लिखी गई हैं या जो चीजें लिखी गई उसका क्या उल्लंघन करता है, तो उसको प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए 5000 रुपए, कितने, 5000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना कम है ये सब, 5000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। 58A में लाइसेंस अनुज्ञप्त विक्रेता या विनिर्माता द्वारा अपमिश्रण इत्यादि के लिए, अगर आप मिश्रण करता तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, लाइसेंस धारी है और अगर वह अपमिश्रण करता है तो क्या दंड होगा, तो अब उसके लिए देख लिया जाता है। यह धारा उन लाइसेंस धारियों और उनके कर्मचारियों को दंडित करती है जो शराब में मिलावट करते हैं या नकली लेबल या पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। अगर पहली बार अपराध करता है, पहली बार पकड़ा जाता है तो कम से कम 1 वर्ष का, और 1 वर्ष से कितना, 1 वर्ष से कितना हो जाएगा, 3 वर्ष तक, 1 वर्ष से कितना हो जाएगा, 3 वर्ष तक हो जाएगा। और जुर्माना कितना हो जाएगा, जुर्माना जो 10,000 रुपए से लेके कितने रुपए तक होगा, 3 लाख तक, 10,000 से लेके 3 लाख रुपए तक हो सकता है। और दूसरी बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 से 5 साल हो जाएगा। और जुर्माना कितना था, जो 10,000 था वो अब 50,000 रुपए हो जाएगा, और जो 3 लाख था वो अब क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट। 59 क्या कहता है, औषधि विक्रेता की दुकान आदि में उपभोग के लिए शास्ति, यदि कोई केमिस्ट, ड्रगिस्ट और डिस्पेंसरी का संचालक अपने व्यापारिक परिसर में किसी भी क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवसाय में कार्यरत नहीं है, बिना वैध औषधीय उद्देश्य के शराब का सेवन करने की अनुमति देता तो उसे 3 महीने तक का सजा और 1000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। और क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति जो उक्त परिसर में कार्यरत नहीं है वहां शराब का सेवन करता तो उसे 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है धारा 7, आबकारी अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का पालन न करने पर आबकारी अधिकारी, अब ये क्या, पब्लिक ऑफिसर के लिए, पब्लिक ऑफिसर के लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये कहाँ दिया गया, 60 में, पब्लिक ऑफिसर के लिए पनिशमेंट 60 में दिया गया। बिना वैध कारण के अपने कर्तव्य का पालन करने से क्या करता, मना करता है या अपने पद के कर्तव्यों से हट जाता है, मतलब जो कर्तव्य है उससे क्या होता है, विमुख हो जाता है, जब तक कि उसे लिखित रूप में आबकारी आयोग द्वारा ऐसे करने की अनुमति ना दी गई तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता है। और क्या है, अपने वरिष्ठ अधिकारी को 2 महीने की लिखित सूचना दिए बिना अपने पद से, तो कितने, 2 महीने की लिखित सूचना, क्वेश्चन पूछ सकता है कितने महीने पश्चात वो सूचना देने के बाद अपने पद से हट सकता है, तो 2 महीने की लिखित सूचना देना होगा। तो उसे 3 माह तक, अगर ये सब कार्य करता है तो क्या होगा, 3 महीने तक की सजा या 500 रुपए या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। 61
तंग करने हेतु तलाशी आदि करने वाले आबकारी अधिकारियों के लिए दंड। तो इसमें यदि कोई आबकारी अधिकारी क्या करता है, बिना युक्त आधारों के या बिना किसी स्थान के तलाशी करता, कोई आधार नहीं, तलाशी करता है, तलाशी के बहाने से किसी अनावश्यक रूप से किसी को तंग या परेशान करता है, या किसी व्यक्ति को तंग करने हो तो अनावश्यक रूप से उसको निरुद्ध करता है, या उसकी तलाशी लेता है, या उसे गिरफ्तार करता, तो अब पनिशमेंट कितना हो जाएगा, 3 मास का पनिशमेंट हो जाएगा, 3 मास तक की अवधि का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों। तो 3 मास और 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। 11 के बाद अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन 61A। 61A क्या कहता है, आबकारी अधिकारी द्वारा कुछ कृत्यों और लोपों के लिए दंड। कुछ कृत्यों और लोपों के लिए आबकारी अधिकारी दोनों 61, 60 और 61A दिया है, ठीक है। तो आबकारी अधिकारी क्या, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को विरुद्ध छोड़ देता है, गिरफ्तार किया गया है और उसे छोड़ देता है, और क्या करता है, भाग निकलने का दुष्प्रेरण करता है, उसको भाग निकलने के दुष्प्रेरण में मदद करता है, भागने में क्या करता है, मदद करता है, या किसी व्यक्ति को अपने पद या कर्तव्यों का गलत प्रयोग करके इस अधिनियम के उपबंधों से अपने पद का क्या गलत उपयोग करके उसको बचाता है, या उपबंधों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। आबकारी राजस्व के साथ क्या करता है, जो एक्साइज रेवेन्यू है उसमें कपट करता है, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए कम लेता है, बाकी अपना घूस के रूप में रख लेता है, तो वो सब इसके। तो 3 मास तक की अवधि का कारावास, 500 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। परंतु इस धारा 66A के तहत अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो आपको राज्य सरकार की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। 62 आ जाओ। ऐसे अपराधों के लिए शास्तियाँ जिनके लिए शास्तियाँ अन्यथा उपबंधित नहीं है। ऐसे कुछ मामले हैं जिनके लिए इस अधिनियम में शास्तियाँ उपबंधित नहीं है, तो क्या होगा, प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका दंड का प्रावधान नहीं है तो 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। कंपनी द्वारा 62 खूब पूछेगा, ये कंपनी द्वारा अपराध के लिए ये 62 खूब पूछेगा। कंपनी द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो उसके लिए यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उस कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी दोषी माने जाएंगे। कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो अपराध उस पद पर था तब हुआ है तो उसे अपराध के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा। ऐसे मामले में जिम्मेदार व्यक्ति को उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे कि मानो उसने स्वयं अपराध किया है। तो 12 हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। 62 हो गया कंपनी द्वारा अपराध। अब आ जाओ 63 क्या कहता है, अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता या उसके सेवक द्वारा किए जाने वाले कपट के लिए दंड, यानी कि लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता या कोई क्या बोलते हैं उसका कोई सेवक कर्मचारी अगर कोई कपट करता है तो उसके लिए क्या होगा, क्या करता है, देसी शराब को विदेशी शराब में के रूप में बताता, अगर देसी शराब बताता है कि ये विदेशी शराब है उस रूप में बेचता, या किसी बोतल या पैकेज को इस प्रकार चिन्हित करता कि इसे लोग विदेशी शराब समझें तो ये जबकि वह क्या हो, देसी हो, तो उसे 3 मास तक का कारावास और 500 रुपए जुर्माना, 3 मास का कारावास और 500 रुपए जुर्माना होगा। नेक्स्ट आ जाओ 64 क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के निमित्त विनिर्माण विक्रय या कब्जा करता है, मतलब एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए शराब या अन्य मादक पदार्थ का निर्माण, मतलब क्या करता है एक व्यक्ति है वो कई व्यक्तियों को रखे कि आप मेरे लिए क्या शराब का अवैध निर्माण करिए, निर्माण कराता है। जैसे बिहार में इस समय जो लोगों को रखे है और क्या जगह जगह अवैध शराबों का निर्माण हो रहा है, बेचता है या कब्जे में रखता है और वह अन्य व्यक्ति जानता है या विश्वास करने का कारण कि वह यह सब उसके लिए हो रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि मानो वह अन्य व्यक्ति ही यह सब कर रहा है, तो यह माना जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति ही यह सब कर रहा है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति वास्तव में निर्माण विक्रय या कब्जा कर रहा है वह भी दंड से मुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ 65 में क्या है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का प्रयत्न, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता है वह
उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। तो क्या प्रयत्न के लिए, अटेम्प्ट के लिए कहाँ 65 में दिया गया। ये सब याद कर लेना। अटेम्प्ट के लिए कहाँ दंड है, प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता है, प्रयत्न और दुष्प्रेरण, तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। ये 65 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 65 को खूब पढ़ना। फिर आ जाओ पूर्व दोष सिद्धि, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है। पूर्व दोष सिद्धि के बाद बढ़ा हुआ वर्धित दंड, मतलब बढ़ा हुआ दंड, धारा 66 बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा। ये कहाँ, धारा 66 में बताया। धारा 58 के सिवाय, 58 को छोड़ के, यदि कोई व्यक्ति जिसे पहले इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए सजा दी गई है और वह फिर उस अपराध करता तो उसे पहले सजा से दुगनी सजा, कितनी दुगनी सजा दी जाएगी, कहाँ बताया गया, 66 में बताया गया। 67 आ जाओ, 66A आ जाओ। अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए क्या, श्योरिटी इसलिए मांगता है कि आप अपराध ना करें। क्या करता है, जब कोई इस अधिनियम के तहत दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो अदालत या आवश्यक समझती है कि उस व्यक्ति को एक बांड भरने का आदेश दिया जाए। क्या दिया जाए, एक बांड भरने का आदेश दिया जाए, जिसमें वह भविष्य में ऐसे अपराध से बचने का वचन दे। यह बांड उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जमानत के साथ या बिना जमानत के एक निश्चित अवधि के लिए हो सकता है, जो 3 साल से अधिक नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बांड कितने, 3 साल से अधिक के लिए आप नहीं ले सकते हो, 66A में बताया। नेक्स्ट पेज आ जाओ। और क्या है, यह बांड अधिनियम की अनुसूची में दिए गए प्रारूप में होगा, जो CRPC 1973 के प्रावधान जहां तक लागू होते हैं इस बांड से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे, जैसे कि यह शांति बनाए रखने के लिए धारा 106 के तहत आदेशित बांड लिया जाता है। यदि दोष सिद्ध अपील पुनर्निरीक्षण में रद्द की जाती है तो इस प्रकार भरा बांड भी शून्य हो जाएगा। क्या किया जाता है, दोष सिद्ध की अपील या पुनर्निरीक्षण में क्या किया, दोष सिद्ध को रद्द कर दिया जाता है तो वो बांड भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह धारा, इस धारा के तहत आदेश अपीलीय अदालत या अन्य न्यायालय द्वारा भी दिया जा सकता है जब वे पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का उपयोग कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, 67। क्या कहता है 67, अपराधों का संज्ञान कॉग्निजेंस आ गया, और क्या होता, और जुर्माने का आबकारी विभाग में जमा किया जाना। मतलब का संज्ञान कौन लेगा, और जुर्माना कहाँ, आबकारी विभाग में जमा किया जाना। कोई भी मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा। धारा 54, 54B, 54D, 57, 59, 62A, 63A के तहत जब तक कि स्वयं जानकारी या संदेह ना हो, जबकि स्वयं जानकारी या संदेह न हो के आधार पर आबकारी अधिकारी की शिकायत रिपोर्ट पर ना हो, इन्हीं आधार पे इसमें संज्ञान लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। फिर उसके बाद धारा 55, 56, 58, 60, 61, 62 के तहत जब तक कि वह आबकारी आयुक्त या उस उद्देश्य के लिए अधिकृत आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट ना हो तब तक संज्ञान नहीं लेगा। नेक्स्ट आ जाओ। और क्या कहता है, राज्य सरकार विशेष स्वीकृति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, विशेष स्वीकृति के बिना, जब तक कि अभियोजन 1 वर्ष के भीतर शुरू ना किया गया हो। ठीक है, अगर 1 वर्ष के भीतर शुरू कर दिया गया तब राज्य सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल के बाद अभियोजन शुरू किया जाए तो पहले राज्य सरकार की आप क्या लोगे, परमिशन लोगे। फिर आ जाओ, राज्य में लागू किसी भी अन्य कानून के बावजूद इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने पर मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए जुर्माने की सभी राशि वसूली के बाद आबकारी विभाग के खाते में जमा की जाएगी, वसूली के खर्च रखते हुए। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, आज का लास्ट पेज है। ठीक है, इसके बाद ये आबकारी अधिनियम राजस्थान का खत्म हो जाएगा। ठीक है। 68 क्या कहता है, उपधारणा प्रिजम्पशन। कुछ मामलों में अपराधों के कृत्य के बारे में क्या उपधारणा, क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। अब क्या प्रिजम्पशन की जाएगी, क्या अनुमान लगाया जाएगा, ये देखा जाए।
यदि किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप है तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया जाएगा। अब वो एविडेंस बर्डन ऑफ प्रूफ वाले में मत लेना कि पहले अभियोजन साबित करे कि इसने ये अपराध किया, उसी को मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा कि अपराध किया है, एविडेंस से इसे जोड़ लेना कि अपराध किया है जब तक कि वह विपरीत साबित ना कर दे। अब ये किसको साबित करना पड़ेगा? अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा। न्यायालय मान कर चलेगा कि आपने अपराध किया, आपको दोषी होना नहीं मानेगा कि आप निर्दोष हो, आप निर्दोष नहीं, आपको दोषी अपराध मान लेगा। यदि किसी लाइसेंसधारी के कर्मचारी ने अपराध किया तो लाइसेंसधारी को दोषी, अगर किसी मान लो किसी शराब की दुकान पे कोई कर्मचारी काम कर रहा, उसने कोई काम किया तो उसका जो मालिक है उसे दोषी माना जाएगा जब तक कि वह मालिक यह साबित ना कर दे। क्या ना साबित कर दे? उसने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती थी, तब तक वो क्या बोलते हैं, उसे दोषी समझा जाएगा। वास्तविक अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को केवल जुर्माना न भरने की स्थिति में जेल भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ 69 कहता है वस्तुएं जिनको क्या जब्त अधिहरण के दायित्वधीन है। अपराध से संबंधित सभी वस्तुएं, उपकरण, सामग्री या परिवहन साधन जब्त किए जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट या निर्णय ले सकता है कौन सी वस्तुएं जब्त की जाएंगी। जिला आबकारी अधिकारी अवैध वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दे सकता है, चाहे अभियोजन शुरू हुआ हो या नहीं हुआ हो। आज का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 17, अपराधों का समन। समन कहाँ दिया? आखिरी में 70 में। समन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में कहा है, आबकारी अधिकारियों के कंपाउंडेबल ऑफेंसों के बारे में 70। आबकारी आयुक्त के अधिग्रहित अधिकारी किसी व्यक्ति के जिसका लाइसेंस रद्द या निलंबित होने वाला है, क्या है होने वाला है, या जो अपराध करने का संदेह है, एक निश्चित राशि स्वीकार कर सकता है, एक निश्चित राशि स्वीकार कर सकता है। यह राशि 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, यह राशि 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी। कंपाउंडेबल है, इनसे क्षमा कर दिया जाएगा 10,000 रुपए लेकर, ठीक है। अब क्या होगा? जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने के लिए अधिकारी कीमत का भुगतान स्वीकार कर सकता है, सिवाय आबकारी वस्तु के। आबकारी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से अपराध के लिए कोई भी अभियोजन स्वीकार सम्मन उनके, अगर अधिकारी ने कोई अपराध किया तो उनको कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं किया, उनको कंपाउंडेबल ऑफेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा, समझौता करने के लिए नहीं माना जाए। उनको अपराधी, उनको ये 10,000 रुपए नहीं देना होगा, उनका अभियोजन चलेगा ही चलेगा। धारा 54 के तहत दंडनीय अपराध का भी समायोजन नहीं किया है। धारा 54 में जो चीजें दंडनीय बनाई गई हैं उनको भी कंपाउंडेबल नहीं माना गया है। अगर अधिकारी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, आबकारी अधिकारी कोई अगर अपराध करता तो उसको भी कंपाउंडेबल नहीं बनाया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं है, इतने मेहनत करके भी बनाता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कोई 1-2 लोग भी ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।